बेटा देखना कैसा दिख रहा है? सर क्लियर है। अच्छा, अच्छा। अरे बेटा लास्ट टाइम थोड़ा ये हो गया कि वो ब्लैक पे हमने लिखा था और वो शायद क्लियर नहीं था, है ना? ऐसा कुछ था? यस सर, यस सर। अरे बड़ा मुश्किल हो गया वो तो। फिर कैसे-कैसे समझा था आप लोगों ने? वीडियो देखा होगा फिर? कैसे किया? यस सर, वीडियो में लास्ट भी लेक्चर ब्लर तो आ रहा देखा था था। सर। सर अच्छा, लेक्चर की जो सर रिकॉर्डिंग थी ना, उसमें भी ब्लर आ रहा था। उसमें भी ब्लर आ रहा था। यस अच्छा, सर। अच्छा। नहीं, आज मैं ही इसकी पीडीएफ बना के ना शेयर कर दूँगा ग्रुप में, टेलीग्राम में। ओके सर। हाँ, चलो। और क्या-क्या पढ़ा वैसे बेटा आपने? मतलब चीज़ें समझ में आई? थोड़ा-सा तो कुछ तो किया होगा, क्वेश्चंस वगैरह किए थे? यस सर। हेलो? यस सर। यस सर। ये चला कैसे जा रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। अब? सर अभी दिख रहा है। अच्छा, पता नहीं कैसे वो चला गया था। अच्छा, हमने लास्ट टाइम बेटा क्या-क्या किया था वैसे? अ, जहाँ तक मुझे याद है कॉन्करेंट लाइन्स मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाया था बेटा। मैं 1 मिनट देखता हूँ, मैंने क्या सर पढ़ाया आपने था। लास्ट में वो बताया तो कोऑर्डिनेट वाला जो होता है, 3 कोऑर्डिनेट है तो उसके अपोजिट वाला वो सेकंड कोऑर्डिनेट है, वो फर्स्ट को वो सब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसके अपोजिट वाला सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अपोजिट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, हाँ सर। और हम लोग स्लोप भी कर चुके हैं। यस सर। 1 मिनट बेटा, मैं ज़रा कुछ अच्छा तुम्हें कोर्स मटेरियल मिला हुआ है सारा? कोर्स मटेरियल बेटा, जो रिटन मटेरियल है। सर मॉड्यूल। हाँ, मॉड्यूल्स। हाँ सर है। अच्छा, तो उसमें स्ट्रेट लाइन वगैरह का भी मिला होगा? ये हाँ सर। अच्छा, अच्छा। मेरा ना सर, हाँ सर। चलिए, तो और अभी कौन-कौन बच्चे रह गए हैं? मानसी आ चुके, सिद्धार्थ, पुलकित, इशिका, अभी 4 बच्चे आए। आज लेट कैसे हो रहे हैं? हुँ? अच्छा, आप लोगों में से किसी का डाउट है क्या कोई? कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है? सर आपने वो वाला बताया था ना जिसमें सर हम वो मतलब सर अलग से जो दूसरी लाइन के पॉइंट्स निकालने वाले, सर वो एक बार फिर से बता दो। मतलब एक गिवन लाइन पे सर गिवन एक पॉइंट्स। गिवन लाइन है, एक गिवन लाइन की इक्वेशन दे रहे थे सर, दूसरे गिवन लाइन की जो इक्वेशन है उसका फ्लो करेगा। अच्छा, एक सर्टेन डिस्टेंस पे जो हम पॉइंट लाते थे। यस सर। हाँ सर। हाँ, मैं रिवाइज करा देता हूँ। यस सर। बेटा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग इसमें, है ना? फाइंड अ पॉइंट एट अ लाइन। मान लीजिए वो लाइन है x प्लस अंडरूट 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड अ पॉइंट एट लाइन x प्लस अंडरूट 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 at a distance of 2 units from a point। इसको हम लोग रख लेते हैं -4, बेटा क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्लियर करो, क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ पॉइंट एट अ लाइन। आप मेरी वॉइस क्लियर से सुन रहे हो ना? यस सर। यस सर।
हाँ बेटा, जैसे फाइंड अ पॉइंट एट अ लाइन x प्लस अंडरूट 3y प्लस 1 इक्वल 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम अ पॉइंट -4 अंडरूट 3। तो इसको हम लोग ना एक किससे करते थे सॉल्व, मैं एक बार याद दिला दूं आपको। इसको हम लोग करते थे बाय पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना। इससे हम लोग यस करते सर। थे, हाँ, बाय पैरामीट्रिक फॉर्म। और पैरामीट्रिक फॉर्म एक बार याद दिलाओगे क्या थी? x माइनस एक्स वन ओवर cos थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन ओवर साइन थीटा और इज इक्वल्स टू था बेटा डिस्टेंस, है ना। यहां पर जो x1 y1 होता था वो था गिवन पॉइंट, इसको हम लोग गिवन पॉइंट कहते हैं। और मैं थोड़ा डिटेल करता हूं इसको। ये हो गया हमारे पास -4 कॉमा अंडरूट 3। पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए क्या ये पॉइंट इसी लाइन पर है कि नहीं है। एक बार रख के देखता हूँ। अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 3 हो जाएगा बेटा, 3 एंड 1 4 हो गया, 4 और -4 0 हो गया, तो ये पॉइंट तो है। अभी x1 y1 तो ये हो गया। दूसरा r जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितने यूनिट्स है? 2 यूनिट्स डिस्टेंस है। अच्छा, इन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो हम लोग प्लस माइनस दोनों लेंगे बेटा, समझ पा रहे हो इस बात को? क्योंकि यस हमने तो सर। ये कहा बस, हाँ, कि Yes, sir. फाइंड पॉइंट, हाँ, हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। यदि फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहते तो हम फिर स्पेसिफिक साइन लेते। अब यहाँ पे बेटा अभी कुछ और भी चाहिए मेरे को। देखो x1 y1 तो आ गया, ये r भी आ गया, लेकिन थीटा अभी नहीं मिला है। तो एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन मुझे कौन बताएगा जल्दी से? स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जिसको हम लोग एम भी कहते हैं, जिसको हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं। बताओ बेटा क्या होती थी स्लोप जरा? ए एक्स, मैं याद दिलाता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 का क्या होता था? Minus a by b. हाँ, तो माइनस ए कौन लूंगा? बताओ ए कौन है यहाँ पर? बोलो 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 बोलो, ए क्या है? Sir, 1. 1 हाँ, सर। दैट्स गुड। हाँ, बताते रहो बेटा। माइनस ए अपॉन बी, देखो ये हो गया। तो ये तो टेन थीटा की वैल्यू है। अब आपके पास या तो या आप थीटा प्रेडिक्ट कर पा रहे हो डायरेक्टली, तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बताओ क्या प्रीफर करोगे, एंगल बता पाओगे? वैसे ट्रायंगल प्रीफरेबल है, ट्रायंगल प्रीफरेबल है बेटा। जैसे आप देखो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप देखो जरा साइन थीटा कितना हो गया बेटा? साइन थीटा हो गया 1/2 और कॉस थीटा हो गया आपका √3/2 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इसमें टेन थीटा नेगेटिव है, इसका क्या मीनिंग समझते हैं आप लोग? सर ये, टेन। हाँ, टेन थीटा नेगेटिव होने का क्या मीनिंग है अपने पास? कोई एंगल सेकंड वगैरह? और फोर्थ क्वाड्रेंट। यस हाँ, सर, सब लेकिन फर्स्ट बेटा और एक थर्ड काम में तो करते हैं। पॉजिटिव होता है ना। हाँ, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब सेकंड और फोर्थ जैसे मानसी बताया, तो आप ये बताओ सेकंड और फोर्थ में से हम लोग कौन सा लें? सेकंड लें कि फोर्थ लें? डिस्कशन करेंगे बेटा हम इस क्वेश्चन पे अच्छे से। सेकंड लेना बेटर है, क्योंकि बेसिकली ये सारे जो एंगल है ना वो ट्रायंगल के होते हैं। तो हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल लेना प्रेफर करेंगे और इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट का करेंगे। अब यदि थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आप मुझे बताओ साइन और कॉस में से कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा? Sine साइन positive पॉजिटिव साइन cos. कॉस पॉजिटिव नेगेटिव। Cos होगा। बड़ी negative. अच्छी तरह से आपने बताया। यस सर। और पता है, यदि हम फोर्थ यहाँ पर लेते तो दिक्कत हो जाती थोड़ा सा। फोर्थ करते तो हो जाता क्या कि भाई कॉस पॉजिटिव लेने लगता और साइन नेगेटिव हो जाता। अब वो हमारे लिए ठीक नहीं था। तो अब बेटर है, अब साइन भी हमारे पास आ गया, कॉस भी मेरे पास। अब मैं सिर्फ, हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। फॉर्मूले में जो भी कुछ है वो रखो जरा यहाँ पर। एक्स माइनस x1 की वैल्यू बोल दो, माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है -√3/2 इज इक्वल्स टू, फिर हो गया हमारे पास y माइनस वाई वन, और y1 को मैं कहूँगा √3 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 बेटा, और इज इक्वल्स टू हम लोग +-2 रख देंगे। प्लस माइनस क्यों लिया मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि इस बार हमारे पास डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। हमें नहीं पता कि हमें उस पॉइंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट स्पान का होता है बेटा, उसकी कोई लेंथ थोड़ी ना होती है, वो तो इनफाइनाइट स्पान होता है। बताओ क्या कहते हो इस बारे में, है ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हो गया। तो अब हम लोग जो फर्स्ट एंड थर्ड करेंगे, तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा। जब माइनस, देखो यहाँ पे अच्छी बात समझो, एक -√3/2 को +-2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जानते हो इसको क्या लिखूंगा मैं अब? माइनस प्लस,
और 2 × √3/2 और माइनस का 4। देखो मैं बहुत जल्दी मतलब भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 2 से 2 भी नहीं कट किया मैंने, फिर से बताना चाहूँगा बेटा। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि हमें क्वेश्चन को क्विकली करने की आदत डालनी होगी और हमें तेजी से स्टेप समझने भी होंगे। बेटा इसको यहाँ प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए क्या मैंने ठीक लिखा है। चेक करो, ये देखो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये जो माइनस है आपके पास √3/2 वाला, ये प्लस माइनस 2 यस से सर, मल्टीप्लाई होगा, है ना। और प्लस माइनस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस प्लस तो होना है ना, क्योंकि जब ये प्लस रहेगा और ये माइनस होगा तो माइनस आएगा, और ये माइनस होगा और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा। तो चेंज हो जाता है इस तरह से, और ये +4 जब शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा। इसी तरह से जरा वाई का बता दो आप मुझे, वाई का क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा प्लस माइनस ही रहेगा इस बार, और 2 × 1/2, और बेटा इस बार आपको प्लस √3 करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ गया माइनस प्लस √3 -4, और y इज इक्वल्स टू आ गया बेटा +-1 प्लस √3। अब आपसे कोई कहता है कि भाई एक ही ऑप्शन आया मान लो, तो मैं दोनों पॉइंट्स को क्लब करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर माइनस, तो -√3 -4 कॉमा उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट है वो है 1 प्लस √3, और जब दूसरा वाला सेकंड टाइम पर ये क्या था √3 -4, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, और कॉमा यहाँ पर होगा -1 और प्लस बेटा √3। ये बात मुझे बताइए, क्या आप सबको क्लियर है बच्चों? क्लियर सर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन तो चलो हमें क्लियर हो गया। अभी और किसी बच्चे का डाउट बेटा, कोई भी पूछे। और अभी कौन कौन बच्चे आ चुके हैं? देवांश, हेलो देवांश। आपकी वॉइस नहीं आई बेटा मेरे पास। मयंक, कृष्णा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ देवांश की आवाज़ मेरे पास आ चुकी है। कृष्णा और मयंक, चलिए तो ठीक है बेटा। और बताओ कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? और कोई क्वेश्चन नहीं बेटा? नो सर। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा हाँ, अब जो पॉइंट्स बचे हुए थे हमारे उस दिन, मैं उसको अब क्लियर करना चाहूँगा। देखो अब एक बार मैं बेटा एक बार याद दिला दूँ आपको, मैंने एक तो क्या क्या पढ़ाया था, फॉर्म्स ऑफ लाइंस। फॉर्म ऑफ लाइंस हमारे पास क्लियर हो चुका है, आई मीन फॉर्म्स ऑफ लाइन। उसके बाद हमने इमेज ऑफ अ पॉइंट भी पढ़ा दिया था, इमेज ऑफ अ पॉइंट, और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम ये भी जानते हैं कि हाउ टू फाइंड, आई मीन फैमिली ऑफ लाइंस भी पढ़ाया था, फैमिली ऑफ लाइंस। एक हमने कॉनकरेंट लाइंस भी पढ़ाया था, और ये बेटा हमारे टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो टारगेट करेंगे, एक तो पॉइंट्स को करेंगे। पॉइंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो सेंट्रॉइड, एक हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर, एक बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे सरकम सेंटर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और एक एक्स सेंटर होता है।
ये आज हम सेंटर पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे। पॉइंट्स सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। और एक इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और कुछ हद तक आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। उससे पहले हाँ, एक दो बातें जरा मुझे और बतानी है आपको, रिवाइज जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो एक लाइन थी x+5y, सभी बच्चे बताएंगे, कोई भी बता सकता है, x+5y+1। तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते थे हम लोग क्विकली, आज हमें नीड होगी इसकी। क्या चेंज करते थे, क्या इंटरचेंज करते थे? 5x minus 5 सर साइन बहुत अच्छा, plus 5. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिखते थे। लैम्डा Yes, की sir. वैल्यू कैसे आती थी बेटा? पॉइंट को पुट करके और यदि मुझे यहीं पे इसकी पैरेलल लाइन लिखनी होती है तो x plus 5y plus lambda. बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, दैट्स गुड। उसके बाद में पॉइंट्स हमने जिसमें कि मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला, एरिया, ये हमने थोड़ा सा देखा ही था पहले भी, आज थोड़ा सा उसकी नीड आ सकती है। तो सबसे पहले सभी बच्चे समझें कि हम लोग सेंट्रोइड स्टार्ट कर रहे हैं और उसको सबको अच्छे से समझना है। सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, पहले डिस्क्राइब कर दूं। पहले ना मैं एक कॉमन ट्राइंगल लेट कर लेता हूं, जैसे ट्राइंगल ABC, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 y1, B होगा आपका x2 y2, और C जो होगा हमारे पास वो होगा x3 y3। सर ये हम पेन की थोड़ी वो बढ़ा लो, वेट तो बहुत पतला लग रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। देखना बेटा आप, ठीक है। यस सर। हाँ, कलर भी बदल लेता हूँ, जैसे ये A B और ये C है। आप ये देखो कि जैसे ये ABC हमारे पास तीनों पॉइंट हैं, यहां से ना एक मीडियंस होता है। मीडियंस आप पहले भी पढ़ चुके हो, बताना क्या होते हैं बेटा मीडियंस? जो ऑपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट पर, बाइसेक्ट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लो ये ABC हमारे पास ट्राइंगल है, और ये DEF जो है आपके मीडियंस के पॉइंट हैं, जहां पर वो ऑपोजिट लाइंस को मीट करते हैं। आई मीन AD BE and CF be the medians. तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ, मैं यहां लिखवा रहा हूं इस बात को, देखो, द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। एक बार दोबारा लिखना चाहूंगा इसको, सेंट्रोइड। ठीक है बेटा। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जिसे मैं कह सकता हूं, इसको G से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कई बार। तो क्या लिखे हैं आप सेंट्रोइड को हम लोग, कि इन अ ट्राइंगल द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। एकदम क्लियर सी डेफिनेशन है। और यहाँ पर मैंने इसको G से लिखा है, और G के जो कोऑर्डिनेट हैं इन व्यू ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, मैं यहाँ पर लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 बेटा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, ये हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे। और ये भी ध्यान रखें बेटा कि जो AG/GD रेशो है, GD, वो जो रेशो हुआ करेगा वो कितना होगा? 2:1. बहुत अच्छा। और इसी तरह से CG, ये CG/GF, ये रेशियो भी 2:1 होगा बेटा। और एक और बच्चा BG/GE, ये रेशियो भी हमारा 2:1 होगा। तो सेंट्रोइड को लेकर क्लैरिटी है?
यस सर। है ना। सेंट्रोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लें। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें जो लेंथ वगैरह का मैटर आएगा वो बेटा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा। एक्चुअली इसमें अभी लेंथ का भी है एक पॉइंट, लेकिन उसे हम अभी नहीं कर रहे, वो हम लोग बाद बाद में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट शीट पे मूव करें हम लोग। सेंट्रोइड क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे पॉइंट पर, जो अब थोड़ा सा अलग हो जाता है, और ये पॉइंट है हमारे पास सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा इसको। ट्राइंगल वही अंडर कंसिडरेशन है, आप समझ लीजिए ए बी सी, जिसमें कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2, एंड जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो x3 y3 हैं। अब बेटा सरकम सेंटर किसको कहते हैं? अब देखो सरकम सेंटर अकेले नहीं है, इसके साथ एक और भी टर्म जुड़ी हुई है, सरकम सर्किल, जिसे हम लोग ऐसे करके बना देते हैं। आप देखिए, ये देखो एक सरकम सर्किल, जैसे ये ए, ये बी हो गया आपका, और ये सी हो गया, ये सरकम सर्किल है। तो सरकम सेंटर अकेले नहीं है। सरकम सेंटर कैसे हम लोग डिफाइन कैसे करें? इट इज सेंटर ऑफ अ सर्किल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ पॉलीगन। मतलब ये सिर्फ केवल ट्राइंगल के लिए नहीं होता है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल के लिए भी हो सकता है, पेंटागन के लिए, किसी भी एनसाइडेड पॉलीगॉन के लिए हो सकता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सरकम सेंटर इज सेंटर ऑफ सर्किल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ गिवन पॉलीगॉन, है ना। और इसका नाम अलग नहीं होता। मान लो ये ट्राइंगल को कर रहा था तो भी सरकम सेंटर है, क्वाड्रिलेटर को कर रहा था तो भी सरकम सेंटर है। इन सभी के व्यू में इसको एक ही नाम देते हैं हम लोग, सरकम सेंटर। लेकिन हाँ, इन सभी के व्यू में इसको लाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर ट्राइंगल के व्यू में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ये होता है बेटा, मैं अभी लिखवाऊंगा अभी इसको, जैसे ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, और ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। आई मीन अब देख रहे हो आप क्या है, ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है। अब आप खुद ही डिस्क्राइब करो बेटा ये क्या रहा होगा, बताओ बच्चों, क्या कह सकता हूं मैं इसको? मेरे लिखने से पहले बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं, मीटिंग पॉइंट ऑफ, लिखने से पहले बताओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये लिखो बेटा। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई कि सरकम सेंटर जो होता है वो मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, मीटिंग पॉइंट ऑफ, एक मिनट इस कैसे चली गई, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो काफी बड़े से होते हैं, और आप उन्हें देखोगे, मैं सरकम सेंटर को सी डैश से लिख लेता हूं बेटा, काफी बड़े कोऑर्डिनेट होते हैं। आप देखो मैंने कितना बड़ा ब्रैकेट बनाया है। x1 sin 2a, x2 sin 2a 2b, x3 sin 2c divided by sin 2a sin 2b और प्लस sin 2c। इसी तरह से y1 sin a sin 2a आई मीन प्लस y2 sin 2b, y3 sin 2c and divided by sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। लेकिन ये याद करने के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है। वैसे सिमेट्रिक तो है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे x1 sin 2a, तो x1 के साथ क्लब किसको कर रहे हैं हम लोग? a को, तो बाकी के दोनों पॉइंट भी याद हो जाते हैं कि x2 sin 2b, x3 sin 2c, और ये जो रेशियोज हैं ये हम लोग नीचे ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बड़ा तो है ही फॉर्मूला।
और इसको यूज करना भी आसान नहीं है बेटा, क्योंकि आप देख रहे होगे हम तीनों एंगल हमें चाहिए, तीनों कोऑर्डिनेट तो हमें मिलेंगे मिलेंगे चलिए, तो लेकिन उससे अच्छा है कि हम लोग प्रोसेस यूज कर लें। अब प्रोसेस क्या होगा जरा एक बार मैं आपको ऑरली समझा दूं, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे बेटा ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको बताया गया कि मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर जो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट भी हैं और बी के कोऑर्डिनेट भी हैं, तो मुझे बताओ बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाने के लिए आपके पास क्या रास्ता है, बताओगे? मिड पॉइंट। एक तो आप मिड पॉइंट ला सकते हो, उसके बाद फिर इक्वेशन कैसे लाओगे बेटा? उसके साइन चेंज करके एक्स और वाई के। एक्स और वाई के साइन चेंज कैसे करेंगे आप? अब या तो फिर इक्वेशन लाओगे बेटा आप ए बी की, यस और वही। है ना? लेकिन हम लोग ना एक छोटा और एक स्टेप कम कर सकते हैं बेटा, मैं समझता हूँ जहां तक है। आपने एक काम करो, सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं ना? देखो ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप ले आओ आप। ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। ये तो मैंने आपको बता रखा है ना, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अब वो स्लोप मिल जाएगा मेरे को, वो स्लोप, और हमें याद है कि परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता था वो m1 m2 इज इक्वल टू कितना होता था बेटा? -1। हाँ, तो आप ए बी का स्लोप ले आओगे, उससे आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप ले आओगे। अब इसका स्लोप भी मेरे को पता है और इसके मिड पॉइंट से हम इसका पासिंग पॉइंट भी ले आएंगे। अब ये पासिंग पॉइंट भी क्लियर है और ये भी क्लियर है, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन ला सकते हैं। बताओ बेटा, अभी मैं करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन आपको, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हमें ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप लाना पड़ेगा। बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं, देखो y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 ऐसे करके, ये तो आपको याद है ना सबको? फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ स्लोप को -1 लेंगे, उससे हमें ये वाला स्लोप मिल जाएगा। अब ये स्लोप भी पता है और मिड पॉइंट की हेल्प से, मिड पॉइंट क्या होते थे बेटा? x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। इन सबको मैं आपको ये कह सकता हूं, यहां से मिड पॉइंट आ गया। अब हमें फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पता है आपको? y माइनस वाई वन। काम तो खैर कई सारे हैं, लेकिन ये है कि प्रोसेस फिर भी मुझे अच्छा लगेगा, मतलब प्रोसेस फिर भी हमें आसान भी रखेंगे हम लोग, आसान भी लगेगा और जल्दी से हमें आंसर भी देगा। तो स्लोप लाना है पहले स्टेज में, फिर दूसरे स्टेज में ये फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट लाने हैं और इससे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। और ये एक और लाना है बस हमें, क्योंकि दो हमें जरूर चाहिए, तभी तो हम लोग बेटा कट पॉइंट ला सकते हैं। बताइए बेटा, समझ में आई बेटा यहां तक बात? यस सर। चलिए, फिर उसके बाद में हम लोग उसको डिक्लेयर कर देंगे कि वो सर्कम सेंटर है। तो ये तो खैर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा, लेकिन ऑरली भी हमने आपको बताया। अब दूसरी बात, इसकी लोकेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग नोट करके लिख रहे हैं। क्या है कि इसमें हम लोग लिखेंगे सर्कम सेंटर ऑफ acute angled triangle is inside of triangle। बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये लोकेशन याद करनी है आपको, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सर्कम सेंटर ऑफ acute angled triangle is inside of triangle, it is outside of obtuse angled triangle and midpoint of hypotenuse in case of right angled triangle। बेटा मैं फिर से बता दूं आपको कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है और हमें एकदम क्लियरली इसको याद ही करना पड़ेगा
कि circumcenter of acute angled triangle is inside of triangle, it is outside of obtuse angle triangle, and midpoint of hypotenuse in case of right angle triangle. अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन एक ट्राइंगल के लिए ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई वो एक्यूट एंगल्ड है या ऑब्ट्यूज एंगल्ड है? वैसे यदि हमें एंगल दे रखे होंगे तो हम पता लगा लेंगे, क्यों बेटा बताओ? यस सर। लेकिन बेटा एंगल ना दिए हो तो, और हमसे लोकेशन मांग ली जाए, तो आपको ना एक ये शायद 10th में आता है कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ ले आए, जैसे ए बी सी डिस्टेंस तीन। फॉर्मूला। हाँ बेटा, और डिस्टेंस फॉर्मूला में ना जो ग्रेटेस्ट साइड होती है, अगर जो ग्रेटेस्ट साइड रेस्ट ऑफ द टू साइड्स के स्क्वायर सम से ग्रेटर है तो उसको हम लोग कहते थे ऑब्ट्यूज। यदि इक्वल है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसको क्या कहते थे? राइट एंगल्ड। और यदि सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको कहते हैं बेटा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। हेलो यस सर। यार स्लाइड किधर चली गई? हाँ बेटा एक मिनट वो तो मैं क्या बता रहा था, मैं दूसरी साइड पर लिख रहा हूँ कि सी स्क्वायर अगर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ग्रेटर था। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं है? यस सर। अब देखना बेटा, यस सर। ऑब्ट्यूज एंगल्ड और सी स्क्वायर अगर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड। और सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल्ड। यहां तक की बात क्लियर हुई? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा हम लोग। जैसे एक ट्राइंगल है और उसमें मैंने यहाँ पर 1,3, बी हमने ले लिया 2,4 और सी हमने ले लिया 3,5 ले लेते हैं, और हमसे कहा जाए कि फाइंड इट्स सरकमसेंटर। तो क्विकली हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने दो टारगेट कर लिए, एक तो ये लाना है और ये लाना है, दो ले आते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसे करके नेमिंग कर लेते हैं इसकी। तो बेटा ये पॉइंट मेरे लिए डी है और इस पॉइंट को मैं ई माने लेता हूँ। तो डी के कोऑर्डिनेट हमें बिना किसी देरी के लिखने हैं। डी बताना क्या आ जाएगा? 3/2 7/2 लिख दे। देखो ए और बी का मिड पॉइंट बेटा डी लिखा है यस सर, यस सर। तो 3 और 7/2। एम ए बी मतलब स्लोप हमें ये भी क्विकली लिखना है। 3 - 4 over 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1 over -1 इज इक्वल्स टू 1। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट क्या आएगा? स्लोप ऑफ फर्स्ट, इसको भी हमें क्विकली लिखना है -1। यहां तक मैं पहुंच गया देखो, और इक्वेशन ऑफ 1 तक भी मैं आ गया हूं। लेकिन आप मेरे साथ साथ चल रहे हो कि नहीं? डी देखिए, डी डी का पहले मैंने पॉइंट निकाला, वो मिड पॉइंट से आ गया, फिर स्लोप ऑफ एम ए बी ले आए,
स्लोप ऑफ एम भी कैसे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से वो 1 आया, लेकिन मेरे को फर्स्ट का स्लोप चाहिए जो कि इस पे परपेंडिकुलर है। मैं पहले से जानता हूँ m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन है, तो स्लोप ऑफ 1 हमने डिक्लेयर कर दिया, रेसिप्रोकल ऑफ दैट एंड ऑपोजिट इन साइन। जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि 1/3 कोई स्लोप है, अब दूसरा स्लोप क्या होगा जो इस पे परपेंडिकुलर है बेटा, वो तो -3 होगा ना, रेसिप्रोकल ऑफ दैट एंड ऑपोजिट इन साइन। क्या कहते हैं आप? यस सर, क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ 1 बताइए। इक्वेशन ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास y माइनस y1। y1 पॉइंट क्या है मेरे पास, देखो ये 7/2 इज इक्वल टू स्लोप है -1 और ये हो गया x माइनस 3/2। तो फाइनली y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3/2 और प्लस 7/2, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 5। ये एक इक्वेशन आ गई। फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ 2 पर जाएंगे। उसके लिए फटाक से हम लोग ई के कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे बेटा, जल्दी से कौन बताएंगे? सर 2,4। वेरी गुड। फिर m ऑफ AC बताओ, स्लोप ऑफ AC। 5 minus 3 सर by 3 minus. ये भी शायद 1 आ गया। सर -1 आएगा इसका सर, 2 का स्लोप, 2 का। हाँ हाँ, अरे वाह, आप स्लोप ऑफ 2 तक पहुंच गए थे, गुड। और इक्वेशन ऑफ 2, y माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x माइनस हो गया आपका 2, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस का 6। और हम अब यहां पर थोड़ा सा फंस गए, समझते हो क्यों? एक पॉइंट यार बदलना पड़ेगा इसको माइनस कर देते हैं। तो पता है क्यों फंस गए बेटा? दोनों की दोनों कट ही नहीं करती, दोनों पैरेलल लाइन आ गई। कोइंसिडेंस, क्वेश्चन जो हमने बनाया Yes, उसमें sir. मिस्टेक हो Yes, गई। sir. तो ई के कोऑर्डिनेट बताओ जरा, ई के वापस। ये हो गया 2 और यार बदलना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास, इसको बदल दो, कोई बात नहीं। और भी कुछ मिटाना पड़ेगा, एम ऑफ ए सी भी मिटाना पड़ेगा, एम ऑफ बी सी भी मिटाना पड़ेगा, और यहाँ भी मिटाना पड़ेगा, और एक हमारा ये मिटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। देखिए, तो अब नए पॉइंट बताइए। -1, उसके बाद में एम ए सी बताओ। एम ए सी ये हो गया था 8 अपॉन -2, ये हो जाएगा बेटा -4। उसके बाद में स्लोप ऑफ 2 हो जाएगा 1/4। एम आई राइट? Yes, sir. और अब यहाँ पर y माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो गया आपका 1/4, नो प्रॉब्लम। और अब मैं इसको 1/4 ऑफ x प्लस, और ये हो गया 2/4। तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज और करना था, ऐसे करके। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग -½ और -1, बेटा कितना हो गया? -3/2। अब सॉल्विंग 1 एंड 2 आपको सरकम सेंटर मिल जाएगा। सॉल्विंग 1 एंड 2 ये प्रोसेस फिर भी जल्दी हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना, लेकिन वो बहुत लेंथी पड़ेगा आपको। अब जब बताओ इन तीनों आपको क्या क्या लाना पड़ेगा, तीनों एंगल्स आने पड़ेंगे, वो मुश्किल काम है। साइन रूल, कोसाइन रूल सारे लगाओगे आप, तब जाके आएगा कहीं ना कहीं। तो इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का बेटर मेथड क्या है हमारे पास? दोनों को इक्वल पुट करना है बेटा, वो ज्यादा सही लग रहा है मुझे। x/4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू -x प्लस 5। x को उधर ले आइए, तो x/4 प्लस x इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2, और ये हो गया 5x/4 इज इक्वल टू 10, 13/2। और मैं समझता हूँ आपको क्लियरली अब आंसर मिलने जा रहा है। मैं लिख रहा हूँ बेटा 26/5। 26/5. वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग इसको कहीं प्लेस कर लेंगे और हमें y भी मिल जाएगा। y इज इक्वल टू, बल्कि मिल गया 5 माइनस 26/5, तो y इज इक्वल टू -1/5। तो कुल मिला के हमारे पास सरकम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ चुके हैं 26/5 और 1 - 5। क्या कहते हो? Clear, sir. तो ये ज्यादा बढ़िया प्रोसेस है, हम लोग प्रोसेस यूज कर लें, अच्छा है। तो सरकम सेंटर अभी तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये सरकम सेंटर पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये भी हमारे समझ में आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर रहे हैं बेटा। सभी बच्चों ने समझ लिया अच्छे से? Yes, sir.
चलिए अब हम नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है, हमने लिया था ऑर्थो सेंटर। वैसे तो लिस्ट में पहले वो था इन सेंटर, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ऑर्थो सेंटर बेटा अभी भी कंसिडरेशन वही है, ट्राइंगल एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, ये सब हमें पता है। लेकिन ये क्या है ऑर्थो सेंटर में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे ये देखो, इसे भी आइडेंटिफाई करो और मेरे लिखने से पहले पहचान जाओ मैं क्या लिखने वाला हूं इसको लेकर। ए बी सी, बताओ क्या कहते हो, ये क्या है? Altitude. बहुत बढ़िया, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, या कितना गंदा सा लिखा है, ड्रॉन फ्रॉम vertices to the opposite sides, ऑपोजिट साइड्स बेटा। तो ये मीटिंग पॉइंट होता है ऑल्टीट्यूड्स का। और मैं यहाँ भी आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप जब ये तो क्लियरली डिक्लेयर ही कर रहे हैं इस बार कि ये मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स है, तो ऑल्टीट्यूड लाना बेटर ऑप्शन रहेगा। क्या कहते हो आप लोग? यस सर। अच्छा, वैसे इसके कोऑर्डिनेट में आपको लिखवा दूंगा। अच्छा, मैं लिखवा क्यों रहा हूँ बेटा, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, कई बार ये लोग क्या करते हैं ऑप्शन में केवल आपको कोऑर्डिनेट्स ही पूछ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वे में, तो हम कहाँ से लाएंगे, है ना, इसलिए मैं इनको ही लिखवा रहा हूँ। बाकी इनका यूज मत करना, आप यूज करना प्रोसेस का। और ये हो जाएगा y1 10a, आप समझ गए होंगे मैं क्या लिखूंगा, मुझे बताते रहो। 10b y3 10c डिवाइडेड बाय, 10a plus 10b plus 10c। वेरी गुड वेरी गुड, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन आप बस इसे अब यूं समझो, देखा और याद किया, और बस इसलिए याद किया कि वही हो सकता है हमें कोई कॉलम मैच में क्वेश्चन मिल जाए, या हमें कोई ऑप्शन में केवल एसर्शन रीजन में क्वेश्चन मिल जाए मेंस में कहीं जाके, उसके लिए हमें याद रहेगा। बाकी हम इसको यूज बिल्कुल नहीं करेंगे और प्रोसेस का यूज करना पसंद करेंगे। अब मान लो मेरे पास ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, x1 y1। अब जल्दी से तैयार करो अपने आप को कि आप मुझे बता पाओ कि भाई हम लोग ये ऑल्टीट्यूड्स की जो इक्वेशन है कैसे लाएंगे। मान लो ये डी है, लिखने से पहले सोच लो। तो जरा एडी की इक्वेशन बताओ बेटा, कैसे लाओगे आप? सर ये जो लाइन परपेंडिकुलर है सर, ये एबी के सर इसका स्लोप माइनस है, तो स्लोप की हेल्प से ले सकते हैं क्या? जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बीसी का स्लोप ले आएंगे बेटा, यस सर। और बीसी के स्लोप से हमें एडी का स्लोप मिल जाएगा। क्योंकि मतलब मैं एक थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, प्रोटोटाइप लिख दे रहा हूँ, एम ऑफ एडी इंटू एम ऑफ बीसी, ये सब किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के इक्वल होना चाहिए। और बीसी हम लोग ले आएंगे, बीसी का स्लोप ले आएंगे, उससे हमें एम एडी का स्लोप मिल जाएगा, और ये पासिंग पॉइंट माना जाएगा बेटा, क्योंकि हम लोग ए से ड्रॉ कर रहे हैं, ये पासिंग पॉइंट माना जाएगा। तो हम इक्वेशन ऑफ एडी ले आएंगे और इक्वेशन ऑफ बी ले आएंगे, कोई भी तो ले आओ, ऐसा नहीं सी एफ ले आओ। तो आई थिंक प्रोसेस ज्यादा क्लियर है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं बेटा, हमें किसी भी ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लानी है तो उसके लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, या तो 2 पॉइंट मिल जाए या एक पॉइंट के साथ में स्लोप मिल जाए। अब स्लोप जो है वो आपका क्या है, वो बीसी के थ्रू आ जाएगा। हम लोग बीसी का स्लोप लाएंगे, बीसी के स्लोप से आपका उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, उससे हमें ए का पासिंग पॉइंट भी है, तो ये सब इक्वेशन मिल जाएगी, एडी की इक्वेशन मिल जाएगी, सीएफ की इक्वेशन मिल जाएगी। नो प्रॉब्लम ना? यस सर। अच्छा बेटा, इसकी लोकेशन भी मेरे को लिखनी है इस बार फिर से। देखिए बिल्कुल लगभग सेम लोकेशन है कि ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड ऑफ, ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड ऑफ acute angled triangle and outside of obtuse angle triangle, and it is opposite vertex of, देखो यहां ध्यान थोड़ा सा बदल गया यहाँ पर, opposite vertex of hypotenuse in case of
right angled triangle. इन केस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो ऑर्थोसेंटर जो होता है एक्यूट एंगल के इनसाइड होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के आउटसाइड होता है। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल के आउटसाइड कैसे, आउटसाइड कैसे मैं थोड़ा दिखाऊं भी आपको। जैसे आप ये मान लो, आप देखो ये, खैर ये तो बता पा रहे होगे कि वो कैसा है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, क्योंकि ये एक एंगल ऑब्ट्यूज है, आप देखो। अब यस जब मैं सर, हाँ इस वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना, तो वो एक्सटेंडेड साइड पे आएगा बेटा, वो इस पे तो आ ही नहीं सकता, ऐसे करके यूं, ऐसे करके। और जब इससे ड्रॉ करूंगा तो इस वाले पॉइंट से इस पर, तो वो क्या आएगा, वो इसके एक्सटेंशन पे आएगा, ऐसे करके, यूं करके, यूं करके, ये ऑल्टीट्यूड होगा देखो। अब ये कहीं कहाँ जाके मिलेंगे, यहाँ जाके मिलेंगे ऐसे करके, और वो इस तरह से मिलते हैं कि ये वर्टेक्स पीछे जाके मिल जाता है। थोड़ा सा ना देखिए, आप ध्यान से कोशिश करिए, मैंने आपको इस तरह से बनाने की कोशिश की है। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया, दो एक्सटेंशन पर आ जाते हैं और एक यहाँ पर, लेकिन वो पीछे से मिलाना पड़ता है हमें ऐसे करके। तो यहाँ पे मीट करते हैं बेटा, ये कहीं जाके ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर को जनरली हम लोग एच से भी लिख देते हैं, कुछ लोग ओ से लिख देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। क्या कहते हो, ये ऑब्ट्यूज वाला समझ में आया आपको? यस सर, हाँ, और ये पता है राइट एंगल का भी देखो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे ये देखो आप, अब यहां से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो खुद ही परपेंडिकुलर, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ही फिर ये हो जाता है यहाँ पर। समझ में आई बेटा बात? और अच्छा, आप लोगों ने एक बात नहीं पूछी कि राइट एंगल ट्राइंगल में वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सरकम सेंटर क्यों होता है? बोलो। सर हाइपोटेन्यूज शायद उसका डायमीटर होता है। हाँ, क्योंकि जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप अच्छे से जानते हो कि जब मैं इसका सरकम सर्किल बनाऊंगा तो राइट एंगल बन गया एक सरकमफेरेंस पर, और यदि सरकमफेरेंस पर राइट एंगल बनाता है तो वो सिर्फ डायमीटर बनाता है, और यदि डायमीटर बनाता है तो इसका मिडिल पॉइंट सर्टेनली सरकम सेंटर होगा। ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं ये बात, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में अब क्लैरिटी है अपने को, उसकी लोकेशन को यस लेकर, सर, फॉर्मूले को लेकर, प्रोसेस को लेकर, ठीक है। अभी मैं आपको दो और सेंटर बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन और लेंगे इस पर। नेक्स्ट सीट पर जा रहे हैं बेटा हम लोग। अब इसमें हम लोग इन सेंटर देखेंगे। इन सेंटर क्या होता है वो अच्छे से पहले समझ लें। जैसे हमने एक ट्राइंगल लिया, यहाँ ये ए, बी और ये सी, ये ए साइड हो गई, ये बी साइड हो गई, ये सी साइड हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो हम समझ लें कि ये इन सेंटर इन सर्किल का सेंटर होता है, और इन सर्किल जो सर्किल होता है वो बेटा ऐसा होता है कि जो तीनों साइड्स को, थोड़ा बाहर निकल गए, तीनों साइड्स को टच करते हुए जाता है, और ये तो होता है इन सेंटर। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हैं, x1 y1, x2 y2, और ये हो गया अपना x3 y3। ए के सामने बेटा ए होता है, बी के सामने बी, ये साइड लेंथ है, ये ध्यान रखें आप, मैंने क्या लिखा है, ए बी सी स्मॉल लेटर्स जो हैं वो साइड लेंथ शो करते हैं, और कैपिटल जो होते हैं वो आपके एंगुलर वर्टिसेस शुरू, आई मीन वर्टिसेस शो करते हैं। तो इसका इंसेंटर जो होता है ना, वो ये जो हमारे पास एंगल है, इंटरनल एंगल्स, इनके एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है बेटा। बेटा फिर से समझ लीजिए मैंने क्या बताया, ये इसके बराबर है, ये आपका इसके बराबर है, और ये इन इसके बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ये होता है इन सेंटर। इस सर्किल को कहते हैं इन सर्किल, इसकी रेडियस को इन रेडियस, वो मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताऊंगा। और इस बार बेटा हमारे पास प्रोसेस नहीं होगा, इस बार हमें फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला वैसे थोड़ा सा हम लोग बना सकते हैं, bx2 cx3 और डिवाइडेड बाय, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, फिर होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और डिवाइडेड बाय
ए प्लस बी और प्लस सी। बेटा ये आपको फॉर्मूला इस बार याद ही करना पड़ेगा, नो अल्टरनेटिव्स देयर, क्योंकि ना एंगल से रिलेटेड हम लोग प्रोसेस करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, ये हमेशा साइड लाइन फिक्स होती है। जैसे पी क्यू आर ट्राइंगल होता है बेटा, तो कैपिटल पी के सामने में स्मॉल पी लेते थे, ये स्टैंडर्ड होता है। तो ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। यस सर। और बेटा एक बात और अच्छी है कि ये बहुत अच्छा है, इट ऑलवेज लाइज इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल, इनसाइड ऑफ ट्राइंगल, ये बात आप अच्छे से याद रखें। उसके बाद मैं एक एक्स सेंटर भी इसी पेज पर लिखना चाहूंगा। एक्स सेंटर 3 होते हैं वैसे। एक्स सेंटर जो होता है वो इसी पेज पे मैं लिखना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, रिजेंबल हैं। ऐसे करके एक्सटेंड कर लो बेटा इसको, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको फिगर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये वाला, और एक होते हैं बेटा यहाँ पर, दो होते हैं आपके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ऐसे करके ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। इसको हम लोग यदि ए के सामने बनाते हैं तो आई वन के नाम से जानेंगे। और सर्किल कैसे बनेगा? सर्किल ऐसे बनेगा, विच टचेस टू ऑफ द एक्सटेंशन, which touches two of the extension and one of the side of triangle। यार ड्राइंग अच्छी नहीं है। देखो, तो ये ट्राइंगल हमारे पास एबीसी हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अ सर्किल which touches a side of triangle and two of its extensions is called x circle and its एक मिनट बेटा, मैं इसको सेटल करता हूँ थोड़ा सा।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ बेटा, देखिए, अ सर्किल विच टच्ड अ साइड ऑफ ट्राइंगल एंड टू ऑफ इट्स, ओह, एक मिनट, अभी वो विजिबल नहीं है। हाँ बेटा, अब शेयर हो रहा है। यस सर। ठीक है बेटा, अब ये एक्स सेंटर अ सर्किल, ये क्लियर हो गया एक्स सेंटर आपको? देखिए, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आप इस तरह से लिखोगे। यदि आप ए के ऑपोजिट I1 लिख रहे हो तो उसको आप ए को माइनस ए रख दोगे बस। तो माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री और डिवाइडेड बाय है माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो याद करने का ये देखो एक आसान मेथड है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये ए के ऑपोजिट कर रहे हो तो ए साइड को आप नेगेटिव रखोगे, बाकी को पॉजिटिव रखोगे बेटा। लेकिन मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा यहाँ पर कि एक्सेंटर्स जनरली, अब जैसे मेंस है तो मेंस में से भी हटा दिया है, वीआईटी वगैरह में है अभी भी, लेकिन उसमें भी फॉर्मुलेज वगैरह पूछे जाते हैं सिर्फ। तो बस इतना ही तैयार कर लेना इसमें, लेकिन इन सेंटर तक आपको अच्छे से तैयार करना है। इन सेंटर आपको पक्का पूछा जाएगा। इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सब ज्यादा पूछा जाता है, सेंटर तो है ही। तो ये चारों पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स बेटा क्लियर हैं अभी? यस सर। अच्छा एक बात और बेटा, ये ना ये तीन हो सर ये सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करा दीजिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, देखो एक बार। जैसे ये एक्स सेंटर है आपके सामने, तो अ सर्किल विच टचेज अ साइड ऑफ ट्राइंगल एंड टू ऑफ इट्स एक्सटेंशंस। जैसे एक साइड आप देखो जरा, ए के सामने एक साइड आप देख रहे होंगे, उसको तो टच कर रहा है, और दो इसके एक्सटेंशंस को टच कर रहा है बेटा। तो ये इसको हम लोग कहेंगे, इस सेंटर को कहते हैं I1। और ये बिल्कुल इन सेंटर वाला फॉर्मूला आप देखो जरा, वही मैंने कॉपी किया है। लेकिन यदि ए के ऑपोजिट आप एक्स सर्किल लिख रहे हो तो स्मॉल ए को माइनस ए से रिप्लेस करोगे। और ऐसे ही बेटा यहां पर, जैसे ऐसे करके, ऐसे करके मैं बना लूं, और यहां पर एक बाइसेक्टर ऐसे, एक बाइसेक्टर ऐसे, एक बाइसेक्टर ऐसे, और फिर एक सर्किल बनाए हम यहां पर। तो वो दूसरा एक्स सेंटर होगा, और उसको हम लोग पता है क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम I2। और बिल्कुल इसको ऐसे ही लिखवाओ जैसे ये वाला है। पता ना क्या करूंगा अब मैं, यदि मुझे I2 लिखना हो? बोलो बी बेटा। माइनस लेंगे। हाँ बेटा, एकदम ठीक बताया आपने। जो आई है उसको जस्ट कॉपी कर दीजिए और उसमें बी को माइनस बी ले लीजिए। तो ये हो जाएगा ax1 माइनस बी एक्स टू और प्लस सी एक्स थ्री, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, उसके बाद में a y1 माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, और डिवाइडेड बाय a माइनस बी और प्लस का c। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और एक और बचा अभी देखा जाए तो I3 और बचा, लेकिन वो आप समझ सकते हैं वो क्या होगा, ठीक है ना? क्लैरिटी है अब इसको लेकर? यस सर। ठीक है बेटा, तो हम ना एक तो अभी इनके बारे में और बातें लिख लें, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। काफी सारा मैटर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। देखिए नेक्स्ट सीट पर हम लोग जा रहे हैं बेटा। यहां आप लिख लीजिए एक नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट, कि इन अ स्केलीन ट्राइंगल द सेंट्रॉइड इन स्केलीन ट्राइंगल सेंट्रॉइड, उसके बाद में हो गया आपका ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर।
circumcenter are in a line, are in a line. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इन अ स्केलिन ट्राइंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर कोलिनियर होते हैं. और बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट रेशियो आपको लिखवाने जा रहा हूँ. एक वर्ड याद कर लो आप, ONGC. एक गवर्नमेंट कंपनी है और सबको याद भी रहती है, ONGC है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. तो इसमें ना आप ये देखो कि O ऑर्थोसेंटर है, N भी अपना एक मीनिंग रखता है लेकिन मैं उसको अभी जिक्र नहीं कर रहा हूँ. G सेंट्रॉइड है और C सर्कमसेंटर है. तो G के पहले कितने लेटर हैं? 2 लेटर है, ये 1 लेटर है. तो G जो होता है वो ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है. ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए. ये बेटा ऑर्थोसेंटर है और ये मैंने क्या बताया था आपको, बताओ जरा, सर्कमसेंटर. और ये मैंने बताया आपको सेंट्रॉइड. तो कई बार लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल के आपको ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड दे दिया और पूछ लिया सर्कमसेंटर क्या है, तो आप इस रेशियो को यूज कर सकते हैं. समझ में आ गई बेटा ये बात? यस सर. तो इन अ स्केलिन ट्राइंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर आर इन अ लाइन and centroid divides line segment joining orthocenter and circumcenter in a ratio 2:1. ये बेहद इंपॉर्टेंट है. सेकंड देखिए, सेकंड में यहां पर इन an isosceles triangle all the 4 points कौन कौन से? सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड इन सेंटर बी कोलिनियर. बेटा ये 2 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है आपके पास, ठीक है? समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट? यहाँ पर रेशियो वही रहेगा बेटा, ऑर्थोसेंटर G एंड C का, और अलग से इसके लिए कोई नहीं है इन सेंटर के लिए. तो एक क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं. लास्ट वाला दोबारा बोलना. देख लो बेटा, इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल ऑल द 4 पॉइंट्स कौन कौन से? एक तो सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर. ये तो पहले से क्या थे, कोलिनियर तो थे ही पहले से, लेकिन इसमें एडिशनली क्या और आ गया? इन सेंटर. ये आपके कोलिनियर होंगे. इन सेंटर और कोलिनियर हो जाता है. इसके लिए में ये सिर्फ 3 कोलिनियर होते हैं. डन. यस और रेशियो भी वही रहता है बेटा. हाँ, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, चलिए. इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल all the 4 points कौन कौन से? सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, circumcenter and in center be the same point. ये बेटा, in an equilateral triangle all the 4 points centroid, orthocenter, circumcenter and in center be the same point. ये सबसे अच्छा ट्रायंगल आपको लगा होगा. आप देखो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वही ऑर्थोसेंटर भी होता है, वही सर्कमसेंटर भी होता है, वही इन सेंटर भी होता है. सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं. लेकिन किसमें ये होता है? हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में. डन. समझ में आ गई ये बात? यस सर. ठीक बेटा. अभी क्वेश्चन आप लिख लीजिए. एक स्ट्रेट लाइन है बेटा x + y = 1 और एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास x = 0 और एक स्ट्रेट लाइन है y = 2 और हमसे कहा गया है फाइंड ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर. बताओ बेटा, ये क्वेश्चन करोगे या मैं बताऊं? क्या कहते हैं बच्चे?
बोलो बेटा। कोई भी बच्चे नहीं बता रहे हैं, क्यों भाई? आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? सर आप बता दो। करिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल 0 एंड वाई इक्वल 2। बेटा इसका थोड़ा फिगर बनाओ और देखो कहीं कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्राइंगल मिलता है क्या आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल, बहुत अच्छा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है। फिर तो ऑर्थो सेंटर तक आप बहुत जल्दी आ सकते हैं। y इक्वल टू आपने ऐसे बनाया होगा बेटा। यस सर। x इक्वल 0 कौन होता है? वो तो y एक्सिस ही होता है, तो वो हमें अलग से बनाने की नीड ही नहीं है। ये बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कहां से जाएगा? ये 0,2 पॉइंट है, और ये कहां से जाएगा? थोड़ा नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब मान लीजिए ये पॉइंट होगा आपका बेटा, ये कट पॉइंट बनाते हो आप, देखो ना 11th क्लास में हमने एक लीनियर इक्वलिटीज पढ़ा होता है, तो हम लोग बहुत जल्दी से y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 1, 0 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग x को 0 रखते हैं तो y 1 आ जाता है। तो ये पॉइंट तो इस तरह से हो गया, लेकिन ना अब की बार y इक्वल टू थोड़ा ऊपर है, y इक्वल टू ये हो गया। अब ये एक साइड तो y इक्वल टू हो गई, एक साइड हमारे पास ये हो जाती है, और एक बेटा x इक्वल 0 बोला था मैंने। तो अब तीनों को देख के आप मुझे बताओ कि क्या पोजीशन है। ट्राइंगल कौन सा है जिसको हम लोग फॉर व्हिच वी आर लुकिंग? ये ट्राइंगल है, आप देखो जरा, ये वो ट्राइंगल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और सर्टेनली ये कैसा ट्राइंगल है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या कहते हैं आप यस लोग? सर। तो एक वर्टेक्स तो इसका 0, 1 हो गया। ये वर्टेक्स कौन बताएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? बताओ बेटा, ये वाला वर्टेक्स, इस वर्टेक्स पर -1,2। हाँ एकदम ठीक है भाई। y इज इक्वल टू 2 में यहां रखना है, x की वैल्यू -1 हो गई। अब ये पॉइंट बताओ बेटा, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0, कितना बेटा 2। तो जहां पर ये राइट एंगल्ड है वही पॉइंट तो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 2 आ चुके हैं। डन। अब सरकम सेंटर बता दो बेटा एक बार, सरकम सेंटर कितना बताओगे? बोलो बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल का, 1/2, 3/2। बहुत अच्छा। राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता था बेटा, वो होता था आपका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो यहां पर हम लोग ये लिखेंगे -1 + 0/2 और 2 + 1/2। तो ये हो गया हमारे पास -1/2 और ये 3/2। इस तरह से हम लोग सरकम सेंटर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और यदि पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सरकम सेंटर का कराया था, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं किसका? ऑर्थो सेंटर का। और इन सेंटर लाने हो बेटा, तो इन सेंटर के लिए भी हम इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये ट्राइंगल ऐसे लिखा हुआ है, इस ट्राइंगल को ना मैं अलग बना लेता हूँ। जैसे ये वर्टेक्स तो हमारा 0,2 है, और एक वर्टेक्स है हमारे पास 0,1, और एक वर्टेक्स है हमारे पास -1,2। तो मुझे ना इन तीनों साइड्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा पहले, जैसे A, B और ये C।
तो ये BC लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वाली BC लेंथ, या जिसे मैं A बराबर BC कह रहा हूँ ना, मॉड मैंने किसने लगाया, क्योंकि हम लोग लेंथ की बात करते हैं, तो -1, 1 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 ही रहेगा क्योंकि 0 हो जाएगा। उसके बाद AC बताओ, AC का मतलब B इज इक्वल्स टू AC, तो B इज इक्वल्स टू AC, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी हमारे पास 1 + 1 और ये √2 हो जाएगी, ओ सॉरी ये मैंने 0 लिख दिया, और C इज इक्वल्स टू, और देख लो बेटा C है हमारे पास AB, जो कि हम लोग फिगर से भी बता सकते हैं, 0, 1 और 0, 2 के बीच का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 1 है जो C है, ये डिस्टेंस हमारे पास √2 है, और ये डिस्टेंस मेरे पास 1 है। अब जो A कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया बेटा, और ये कोऑर्डिनेट मेरे पास x3 y3 हो गया। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट एक बार देखो फिर से हमें यहाँ पे लिखने का मौका मिल रहा है, इससे याद हो जाएगा हमें अच्छे से, ax1 bx2 cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, फिर है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, इस तरह से। तो यहाँ पर अब मुझे वैल्यू प्लेस करने हैं, a कितना है बेटा, रखते रहिए और यहाँ पर वैल्यू हमें मिलती रहेगी 1 × 0, फिर b है मेरे पास √2 और x2 की वैल्यू भी 0 है, फिर है हमारे पास c वैल्यू थी 1 और x3 की वैल्यू है -1, और डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, दैट मीन्स 1 + √2 + 1। इसी तरह से बेटा ay1, a फिर से 1 है, y1 भी 1 है, आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा उसमें मिल गया है, और b हमारे पास है √2, y2 हमारे पास है 2, और फिर है 1 × y3 जो कि वापस 2 है, y2 2 है और 1 2 and 2 डन। उसके बाद में नीचे वापस से 1 + √2 + 1 बेटा, तो यहाँ पर जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आए वो आ गए हैं -1 ओवर कितना, 2 + √2, उसके बाद में हमारे पास 2 and 1 3 + 2 √2 ओवर 2 + √2। सेकंड क्वाड्रेंट में ये है, सो कि होंगे भी, क्योंकि ये ट्रायंगल कहाँ पे था, सेकंड क्वाड्रेंट में ही था बेटा। तो ट्रायंगल से इन सेंटर कैसे लाएंगे उस बात की भी, ये भी हमें अच्छी प्रैक्टिस होगी कि नहीं बताओ, कोई मुश्किल है इस सीट में तो मुझे बताइए। आज काफी नो सर। हाँ, आज कुछ बच्चे कम रेस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या चक्कर है भाई, आज कुछ एब्सेंट भी लग रहा है मुझे आज, है ना, सर 2-3 नहीं है। आज कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं भाई, आज इशिका, सिद्धार्थ, मानसी, देवांश और कम है आज बच्चे। आज क्या कुछ एग्जाम वगैरह है क्या, कुछ कहीं पे स्कूल वगैरह में बिजी हैं क्या? नो सर। तो आज कैसे कम कैसे हैं बच्चे, आज तो आपका रेगुलर डे है। यस सर। अच्छा बताओ, चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया अब आपको इन सेंटर का मैटर। यस सर। चलिए, तो अब ये पांचों पॉइंट हमें समझ में आ गए, इसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस नेक्स्ट सीट पर। देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, उसमें भी पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है बेटा, और इसका क्या एप्लीकेशन है, वो हमें दोनों बातें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप एक सर्किल पढ़ते हो, मान लीजिए आपने एक सर्किल पढ़ा x² + y² = 1, फिर उसी सर्किल को हम लोग दूसरे फॉर्मेट पे पढ़ते हैं, x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर = 1। भाई आपको देखो, मैंने कहा कि एक सर्किल है,
उसकी रेडियस 1 है, अब चाहे उसे कहीं भी उठाकर रख लो उसकी रेडियस 1 रहेगी, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बदल जाती है। लोकेशन के अकॉर्डिंग, इस बात को बहुत अच्छे से सुने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बदल जाती है, जबकि हो सकता है उसका साइज वही रहे, शेप वही रहे। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से हमें समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा वो देखते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है x, y और एक्सिस का सिस्टम हमारे पास ओल्ड है ही, ये वाला। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। अच्छा ये बताओ बेटा, इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होता है? y होता है। और ये डिस्टेंस कितना होता है? x होता है, यस है सर। ना? अच्छा, अब ये सिस्टम हमारे पास y है, x, y है। अब मैंने यहाँ पर ना एक न्यू सिस्टम अरेंज कर दिया ऐसे करके, इस तरह से। और यहाँ h, k उसके कोऑर्डिनेट मान लिए, ये डिस्टेंस k हो गई, सॉरी ये डिस्टेंस h होगी, ये h हो जाएगी बेटा डिस्टेंस, और ये हाइट जो हो जाएगी वो k हो जाएगी। तो हम लोग करना क्या चाहते हैं इसमें, पहले मैं ये समझ लूं कि लेट o origin is shifted at a new point o dash whose coordinate be h, k, then what would be the coordinate of a point P whose present coordinate be x, y. So we want to find its new coordinate in new position. I mean हमने P को शिफ्ट नहीं किया बेटा, आप समझ रहे हो इस बात को? हमने सिर्फ क्या शिफ्ट किया है? हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है एक नए सिस्टम पे x डैश और y डैश पे। मान लीजिए जो हमारा एक कार्टेशियन प्लेन था x और y, अब वो शिफ्ट होकर कहाँ पहुंच गया है? x डैश, o डैश, y डैश पर। तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहे होंगे, जो फिलहाल मैं एक्स वाई कह रहा हूँ बेटा, नाम तो उनका अभी भी पी रहेगा, लेकिन उनके कोऑर्डिनेट को मैं क्या नाम दे दिया है? एक्स डैश, वाई डैश। तो मैं इन पे इम्पैक्ट मांगना चाह रहा हूँ, इम्पैक्ट क्या आएगा इन पे। तो आप देखो ये ओरिजिन है, यहां से जो यहां तक डिस्टेंस होगी वो एक्स डैश होगी, और ये वाली डिस्टेंस जो होगी बेटा आपकी वाई डैश होगी। तो फिगर से यदि हम ध्यान से देखें तो x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच आ रहा है, और y इज इक्वल्स टू आ रहा है वाई डैश प्लस के। ये आप समझ लो बहुत ध्यान से। तो यहाँ जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश हैं वो तो आ गए x माइनस एच, और जो y डैश हैं वो आ जाते हैं y माइनस के। अब इसमें थ्योरेटिकली पोर्शन क्या है कि इफ ओरिजिन 0,0 is shifted at h, k, then the coordinate of given point x, y would be shifted at x dash, y dash, where x dash is equals to x minus h and y dash is equals to y minus k। समझ में आई बेटा ये बात? अच्छे से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। क्लियर है सर। मैं एक बार चाहूँ फिर से कह सकता हूँ, एक हमारे पास सिस्टम है एक्स ओ वाई, और एक्स ओ वाई जिसे हम लोग जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम 10th में भी पढ़ते हैं वही कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसमें एक पॉइंट था एक्स, वाई जिसे हमने एक्स डैश वाई डैश में चेंज किया। और एच के में यदि हमने शिफ्ट किया तो नए पॉइंट इस तरह से, जैसे क्वेश्चन ले लो बेटा आप, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि फाइंड coordinate of a point 2, 4 if origin O is shifted at 3, -9। तो बेटा ये जो पॉइंट है ये तो एक्स वाई है, और जो जहां पर ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है वो एच के है।
और हमें लाना क्या है, लेट न्यू कोऑर्डिनेट बी एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जरा बताओ। एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एच, और वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के। तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स तो मेरे पास है 2 और h है 3। उसी तरह से y डैश, y मेरे पास है 4 और k है मेरे पास माइनस माइनस प्लस 9। तो x डैश की जो वैल्यू आ गई वो -1 और y डैश की जो वैल्यू आ जाती है वो 13। तो जो पॉइंट ओल्ड सिस्टम में हमारे पास 2,4 थे वो अब न्यू सिस्टम में क्या आ गए हैं, -1,13 आ गए। जबकि ओल्ड सिस्टम में o जो था वो 0 0 था और जो न्यू सिस्टम में o डैश है वो हमारे पास 3, -9 है। देखना बेटा ये क्लियर हो रही है बात कि नहीं, फिर से इसे चाहो आप क्लियर कर सकते हो। बोलो बेटा, सभी बच्चे रेस्पॉन्ड करें। सर एक और बार बता दो। देखो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ये हम लोग समझना चाह रहे थे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या है और इस सिस्टम का जो स्टडी करते हैं वो क्यों करते हैं कि कई बार हमें सेम साइज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो शेप बनते हैं उनके अलग अलग इक्वेशंस पढ़ने पड़ते हैं। मान लो हम पैराबोला पढ़ते हैं y स्क्वायर इक्वल 4ax, ठीक है, वो एक टाइप्ड पैराबोला है, यदि आपने पढ़ा हो बेटा, हो सकता है स्कूल में हो गया हो। और जब हम उसी पैराबोला को कहते हैं y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, तो वो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन साइज उसका वही रहता है, शेप वही रहती है। तो इसी तरह से हम लोग यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी गिवन पॉइंट को जो कि x, y पर था रहेगा वो वहीं पे पॉइंट जहां उसकी लोकेशन थी, लेकिन यदि वो मेजरमेंट 0,0 के विद रिस्पेक्ट हो रहे थे, लेकिन अब हमने ओरिजिन को यहां से हटा के एक नए पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो जो इनकी म्यूचुअल डिस्टेंसेस थी एक्सिस से वो अब चेंज हो जाएंगे ना। आप देखो 0,0 के विद रिस्पेक्ट जो डिस्टेंसेस थी वो यहाँ y है और ये x है, लेकिन जब ये ओरिजिन ही डिस्टर्ब हो गया अपनी जगह से, कहीं दूसरी जगह पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया या यहाँ हो सकता है यहाँ पहुंच जाता, तो अब इस पॉइंट की जो डिस्टेंसेस है एक्सिस से वो बदल जाएंगी ना आपकी। यस सर। हाँ, अब वो बदलेंगी किस वे में वो मैंने आपको यहाँ सिखाया है कि मान लो मैंने नया पॉइंट ले लिया h, k, अब h, k पे हम लोग पहुंच गए, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आप देखो h है, या यहाँ से देख लो ये वाली डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस आपकी होगी k, ये है विद रिस्पेक्ट टू 0 0। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी x था, लेकिन अब नए सिस्टम से जो नया पॉइंट मेरे पास x डैश y डैश है, ये यहाँ से यहाँ तक x डैश है, तो जो पूरी x वैल्यू थी ना वो दो डिस्टेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक h में और एक x डैश में। तो मैं x को बोल सकता हूँ कि x डैश प्लस h है, y को बोल सकता हूँ y डैश प्लस k है। हमें लाना क्या था, x डैश y डैश के कोऑर्डिनेट, तो हमने h को इधर शिफ्ट कर दिया बेटा, k को इधर शिफ्ट कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। क्या कहते हो? ओके सर। ये फिर नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया यस सर। कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,4 थे, तो जो गिवन कोऑर्डिनेट है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट माने जाएंगे, वो x, y को डिजाइन करेंगे, मतलब हम लोग असाइन करेंगे, और ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है 3, -9 पे, उन्हें हम लोग फॉर्मूले में जो था h के वो हम लोग लेट कर लेंगे। न्यू पॉइंट्स लाने हैं, न्यू पॉइंट्स लाने का मतलब है x डैश y डैश आपको लाना है, तो इस तरह से x डैश और y डैश आ जाएगा। ओल्ड पॉइंट रख दीजिए और शिफ्टिंग पॉइंट रख दीजिए बेटा, ठीक है। ओके सर। चलिए, अब जैसे मान लो यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व y square is equals to 3x plus 5 in new position find equation of curve y square equal 3x plus 5 in new position if origin is shifted at a point 3, -2। अब मैंने पॉइंट नहीं पूछा आपसे, इस बार न्यू पोजीशन में कर्व की इक्वेशन पूछ ली, तो कोई बात नहीं, हमें x डैश y डैश इंट्रोड्यूस करना है। देखो जो x y में लिखा हुआ है वो ओल्ड कर्व है,
और जो एक्स डैश वाई डैश में लिखा जाएगा वो न्यू कर्व होगा। और हम लाना क्या चाहते हैं, हम लोग न्यू पोजीशन में नया कर्व लाना चाहते हैं। आई मीन कर्व यही रहेगा, लेकिन न्यू इक्वेशन लाना चाहते हैं न्यू पोजीशन में। तो बेटा जहां पर हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, पहले हम लोग सॉल्यूशन अब लोग लिखेंगे इसका। जो ओरिजिन है वो 0,0 है और मैंने उसको एक नई पोजीशन में ओ डैश में शिफ्ट कर दिया, जिसको हम लोग 3,-2 कहते हैं। ये एच हो गया और ये के हो गया। जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व वो हमारे पास है y² = 3x + 5। अब वो कहता है कि फाइंड न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन का मीनिंग है मुझे x डैश और y डैश की वैल्यू लानी चाहिए पहले। और x डैश जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो x - h होता है। और y डैश क्या होता है बेटा, y - k होता है। आप बताइए। h क्लियरली मेरे को मेंशन है, x डैश = हो गया x माइनस कितना 3, तो x की वैल्यू हो गई x डैश + 3। फिर y डैश की वैल्यू लेके आओ, y +2, तो y की वैल्यू हो जाएगी y डैश -2। अब आपको यदि ओल्ड इक्वेशन लानी थी न्यू इक्वेशन से या न्यू कर्व से, तो हमें वैल्यू रखना होता था x में y में। लेकिन अब हमें लानी है न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन डिस्क्राइब की जाती है x डैश और y डैश में। तो आप x और y को यहां पर पुट कर दीजिए। न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे लिखी जाएगी बेटा, y को लिखो y डैश -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x डैश +3 और प्लस का 5। ये हो जाएगा y डैश स्क्वायर +4 - 4y डैश 3x डैश और +9 and 5 14। यहाँ पर y डैश स्क्वायर -4y डैश -3x डैश और -10 इज इक्वल टू 0। ये बेटा कर्व वही है, नेचर वही है, लेकिन इक्वेशन बदल गई। सिर्फ और सिर्फ किस लिए, क्योंकि हमने क्या चेंज कर दिया है, हमने यहाँ पर पॉइंट जो ओरिजिन जहां नेचुरली 0,0 पर था वो अब नए पॉइंट पर ले गए हम लोग 3,-2 पर। तो इक्वेशन की स्ट्रक्चर बदल गई है थोड़ी सी। समझ में आई बेटा बात? यस सर। मुश्किल नहीं होगा वैसे ज्यादा, आप कोशिश करिए देखिए अच्छे से, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। एक हम लोग नेक्स्ट शीट पर पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये पहले सब एनसीईआरटी में था, हटा दिया है सारा कुछ। रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ फिर से वही पॉइंट है मेरे पास x, y। लेकिन यदि हमने पूरे सिस्टम को थोड़ा सा घुमा दिया, देखो ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे करके, ये y डैश, ये x डैश, तो इसके भी नए पॉइंट आएंगे, फिर से वही बात होगी x डैश y डैश। जो डिस्टेंस पहले ये वाली क्या थी, y थी, और ये वाली डिस्टेंस क्या थी, x। लेकिन जब मैंने एक्सिस नए बना दिए, ये x डैश है, ये y डैश है, तो अब ये y डैश हो जाएगा बेटा और ये x डैश हो जाएगा। पहले इतनी बात समझो जरा जो मैंने फिगर में बनाई है। जो ओल्ड सिस्टम है वो ये रहा एक्स ओ वाई, देखो ये रहा एक्स ओ वाई। इसको मैंने नए सिस्टम में बदला एक्स डैश ओ वाई डैश। क्या चेंज देख रहे हो ना, ओरिजिन इज नॉट शिफ्टेड, ओरिजिन शिफ्ट नहीं किया गया है, केवल जो हमारे पास एक्सिस थे उनको एक एंगल से, मान लीजिए वो एंगल मैं असाइन कर लेता हूं थीटा, और ये देखो जरा रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Let axis be rotated by an angle theta। तो एक एंगल थीटा से हमने उनको रोटेट कर दिया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक टेबल से आप सीख सकते हो, वो टेबल मैं आपसे कहूंगा कि आप याद कर लें, और याद करने का मैं आपको बहुत अच्छा और आसान तरीका बताऊंगा। देखिए
ऐसे करके ये x, ये y, x डैश y डैश cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाता है हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा लिख लेंगे बेटा, इस तरह से। ये ओल्ड और यहाँ पर न्यू। ये देखिए एक्स जो मैं डैश से दिखा रहा हूँ वो न्यू कोऑर्डिनेट है बेटा, और ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है। अब इसमें कौन क्या है वो अच्छे से समझिए, और कैसे इसका हम यूज करेंगे वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मुझे ओल्ड कोऑर्डिनेट को न्यू कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, मतलब मुझे एक्स वर्टिकली पढ़ेंगे ऐसे करके, और पढ़ने के बाद क्या ट्रेस करेंगे, यहाँ एक्स बराबर लिखा जाएगा एक्स डैश कॉस थीटा, बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या लिख पा रहा हूँ, एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। ये हो गया इस तरह से ऐसे करके। ऐसी वाई बराबर पढ़िए क्या हो गया, वाई बराबर पढ़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहां से करो माइनस एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ये तो हो गया जब हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट को न्यू कोऑर्डिनेट में लिखना हो। और यदि हमें बेटा न्यू कोऑर्डिनेट को ओल्ड में लिखना हो, मान लो वो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई एक सिस्टम है उसको चेंज करने के बाद ये न्यू कोऑर्डिनेट आए, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स व्हिच वर ऑलरेडी। तो यहां पर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, अब हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे, और कैसे लिखा जाएगा, एक्स डैश बराबर एक्स कॉस थीटा। देखिए फिर से समझिए, एक्स डैश बराबर ऐसे, जैसे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, एक्स कॉस थीटा प्लस ऑफ माइनस वाई साइन थीटा, तो मैं इसको माइनस वाई साइन थीटा लिख सकता हूं, जबकि वाई डैश इज इक्वल टू होगा एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। बेटा ये आप अच्छे से समझ लीजिए मैंने क्या लिखवाया। रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात चल रही है, एक सिस्टम ऑफ एक्सिस को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया है, रोटेट किया गया है। तो एक गिवन कोऑर्डिनेट जिसके हमारे पास ऑलरेडी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश बन जाते हैं। और एक्स डैश वाई डैश को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, आई थिंक यू आर इजली गेटिंग इट। बोलो बेटा। ओके थोड़ा सर। सा हाँ, थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा। देखो अच्छे से मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक सिस्टम ऑफ एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट किया गया है। रोटेट करने के बाद फिर जो कोऑर्डिनेट्स पे इफेक्ट आया वो ये आया कि जिनके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे वो अब एक्स डैश वाई डैश हो गए बेटा, और एक्स डैश वाई डैश को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यदि ओल्ड को न्यू में लिखना है तो ऐसे लिख लो, और न्यू को ओल्ड में लिखना है तो ऐसे लिख लो। अच्छा, ये सब क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है टेबल। इन केस ऑफ, यहां एक नोट में और इंसर्ट कर देता हूं कि इन केस ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा। ये आप ध्यान से समझें बेटा, जो थीटा है उसको हम लोग माइनस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं इन केस ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। अब यदि थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो अफेक्ट कहां पे आएगा, कॉस पे तो साइन पे। बिल्कुल बेटा, ये जो माइनस यहाँ पे है ये शिफ्ट होके एक्स वाले कॉलम में आ जाएगा, कॉस के नीचे वाले माइनस में। देखो पता है, इसको एक और याद करने का तरीका बताऊं, आप ये देखो जरा, आप कॉलम पढ़ो, ये वाला एक्स के नीचे वाला जो कॉलम है, कॉस और साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, वो वाई के नीचे है देखो, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, वो वाई के नीचे है। तो टेबल तो याद हो जाएगी, बस तुम्हें याद क्या रखना है, हॉरिजॉन्टली ओल्ड होते थे और वर्टिकली न्यू होते थे, और कॉस और साइन याद कर लो, तो टेबल तो आप 5 मिनट में याद कर लो बैठ के। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग बेटा 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, और लगभग 5:50 पर वापस से क्लास शुरू करेंगे आपकी, ठीक है? यहाँ पे से समझिए अच्छे से, 5:50 पर, ओके सर। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय सर। बाय।